हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो क्लास में हमने त्रिभुज के पार्ट 1 में एक्सरसाइज 6.1 से 6.3 तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को और इम्पॉर्टेंट थियरम्स को समझा था और जो भी महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी यूनिट के इसी इकाई के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 6.4 और 6.5 के प्रश्नावली में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और यहाँ पर जो थियरम या जो फॉर्मूलाज प्रयोग किए जाएंगे उनको जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे निवेदन है कि अगर मेरे द्वारा लाई गई चीज़ें, मेरे द्वारा बताए गए तरीके आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके दाएं तरफ एक रेड कलर का सब्सक्राइबर बटन होगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो 6.4 और 6.5 से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लाया है जो एग्जाम में जो इस बार के होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन जिसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ दो समरूप त्रिभुजों से संबंधित। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक भी यही है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और जो दूसरा टॉपिक है जो 6.5 से रिलेटेड होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको जानने से पहले हम लोग ये समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल को समझ लेते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या कहता है। तो कहा जाता है, ये हमारा प्रमेय है, प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.6। इसके अनुसार कहा जाता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा थियरम है। तो इस थियरम में क्या कहने की कोशिश किया जा रहा है, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। एक पहले दो त्रिभुज लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज हम लोग और ले लेते हैं। एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया, इसको मान लेते हैं ए बी सी और इसको मान लेते हैं पी क्यू आर। और इसमें अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसमें लंब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग लंब ले लेते हैं जो इसकी ऊंचाई का काम करेगा। इस लंब को मान लेते हैं डी और यहाँ पर भी एक लंब ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं एम। तो अब हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं और मैं प्रमेय को सिद्ध करने नहीं जाऊंगा। प्रमेय को सिद्ध करने से ज़्यादा मैं प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगा। तो इस जो प्रमेय कह रहा है उसको मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर कि यदि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या हो जाएं, समरूप हो जाएं। जैसा दिया गया है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ये समरूप हो गए। तो ये कह रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज क्या आ जाएगा, ए बी सी, ये क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ 1/2 होता है हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है, ए डी
इंटू बी सी होता है। ये त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। और फ्रेम में और इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर होता है, ये भी सेम फॉर्मूले पे हाइट इंटू बेस पे, तो 1/2 इंटू हाइट यहाँ पर क्या है पी एम इंटू बेस मतलब आधार, तो यहाँ पर ये आधार क्या हो गया है क्यू आर। तो ये तो खैर एरिया हो गया, हमको भी इस प्रूव तो करना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड करने पे, तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, अर्थात संगत भुजा मतलब अगर यहाँ पर त्रिभुज ए बी लिए हैं तो अगर भुजा ए बी लें तो ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी पी क्यू, ये क्या हो जाएगा पी क्यू, भुजाओं के अनुपात के वर्ग, तो हमने अनुपात ले लिया और अनुपात क्या करना है वर्ग करना है, वर्ग के बराबर होगा। और सिर्फ एक ही भुजा नहीं, जितनी संगत भुजाएं हैं ये रूल सब पे लागू होगा। तो सेम में जब बी सी लेंगे तो बी सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा क्यू आर, और इसका अनुपात हो गया तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। और इसी प्रकार ए सी लेंगे तो ए सी की संगत भुजा क्या हो जाएगी पी आर और ये होल का स्क्वायर, कुल कवर हो गया। तो ये थ्योरम बस इतना सा कह रहा था कि अगर दो त्रिभुज दिए हों, जैसे हमने यहाँ दो त्रिभुज ले लिया ए बी सी और पी क्यू आर, और हमने क्या बता दिया है कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए हैं समरूप हो गए हैं। जब समरूप हो गए हैं तो जब इनका एरिया निकाला जाएगा, तो जैसे एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर हमने ले लिया, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा यह इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। संगत भुजा का अनुपात का तात्पर्य क्या हो गया कि ए बी का अनुपात किससे ले लें पी क्यू से, यानी कि ए बी में डिवाइड कर दें पी क्यू से। हमको ध्यान देना है हमने यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी को ऊपर लिया हुआ है, तो यहाँ पर जब अनुपात लेंगे तो त्रिभुज ए बी सी वाली भुजा को ऊपर रखेंगे और जो त्रिभुज पी क्यू आर को नीचे लिया है तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा को नीचे रखेंगे, अर्थात इसको अंश में रखेंगे, इसको हर में रखेंगे। तो ये हमारा हो गया है ए बी अपन पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी अपन पी आर का स्क्वायर। तो हम लोग किसी भुजा का अनुपात लेंगे उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इन दोनों दिए गए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये प्रमेय हमें यही कह रहा था। तो चलिए इस प्रमेय का प्रयोग करके आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे जो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। हम यहाँ पर अगर दो त्रिभुज ले लें, जैसे कि एक त्रिभुज हमारे पास ये हो जाए, हमारे पास एक त्रिभुज ये हो गया और एक और त्रिभुज ले लेते हैं। ये दूसरा त्रिभुज ये हो गया। वैसे देखने में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम लग रहे हैं, लेकिन इसी सर्वांगसमता को सिद्ध करना है। मैंने यहाँ पर एक जैसे फिगर और एक ही साइज की फिगर इसलिए लिया है क्योंकि हमको सर्वांगसम ही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ बोल दिया है कि जो त्रिभुज है मान लीजिए नाम लेते हैं ए बी सी और ये क्या मान लेते हैं पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हो गए और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है समरूप है। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लेते हैं कि हमें प्राप्त है, हमें क्या दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। तो हमको दिया हुआ है कि जो दोनों त्रिभुज हमने लिया है इसके क्षेत्रफल आपस में क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप भी है त्रिभुज पी क्यू आर तथा और क्या दिया हुआ है, अब समरूप
त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो। पहली चीज समरूप दिया है और दूसरी चीज क्या बोल दिया है कि क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये भी गिवन है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए एरिया सॉरी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमको सिद्ध करना है। और ये क्या था, ये दिया हुआ था, दिया है। तो चलिए अब जब ये दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हैं और इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, तो पहले समरूपता के नियम जान लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये तुमने जस्ट ये पढ़ा है। तो इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अर्थात क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि यही तो ये थ्योरम कहता है ना कि जब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अर्थात अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, इनका अनुपात लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर जाएगा बराबर, क्योंकि ए बी की संगत भुजा पी क्यू है तो इनका अनुपात लेंगे और इनका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। सेम वे में बाकी जो भुजाएं बची हुई हैं उनके अनुपात के वर्ग के भी तो बराबर होगा। तो ये हमने ये जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का थ्योरम होता है उसके थ्रू लिख लिया है। अभी हमको हमारे पास एक चीज गिवन है, यहाँ पर देखिए, जब ऊपर मैंने बताया कि ये जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं वो आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के बराबर है, अर्थात जहां पर पी क्यू आर है, जहां पर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो ये अब क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर इसमें पुट किया जाए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए अपॉन में जहां लिखा हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, फिर से, और ये पूरा फन लिखा हुआ है तो इसको लिख लेंगे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर
बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इधर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आगे अगले पन्ने पहुंचते हैं। तो हमको क्या मिल गया है, हमको मिल जाएगा जब दोनों वैल्यू कट गए हैं तो यहाँ पर बराबर 1 हो जाएगा। और ये क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। और ये क्या था, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। यही वैल्यूज थी। अगर यहाँ भी स्क्वायर ले लूँ और दोनों से स्क्वायर रूट ले लूँ तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर लें या 1 का क्यूब करें या 1 की कोई घात करें 1 के बराबर होता है, तो मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिख दें, दोनों पक्षों, या फिर दोनों नहीं, सभी पक्षों को लिख दिए, सभी पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे घात हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, और ये बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर को। तो एक बार हम इसको अगर इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा पी क्यू बराबर ए बी, तथा जब इसे और इस 1 को साथ लेके चलेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा क्यू आर बराबर बी सी, और जब इसे और एक को लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी आर बराबर ए सी। अब हमको मिल गया है कि जो संगत भुजाएं थी, अब संगत भुजाएं आपस में क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। अब चलेंगे त्रिभुज ए बी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास त्रिभुज था, अभी तक हमने यहाँ पर क्या जाना था कि ये जो भुजाएं थी ये त्रिभुज आपस में समरूप थे और एक कंडीशन दिया हुआ था कि इनका जो क्षेत्रफल था यह बराबर था। तो अभी को हमने क्या सिद्ध कर दिया, अभी को हमने सिद्ध कर दिया है कि यहाँ पर जो संगत भुजाएं हैं पी क्यू बराबर हो गया है ए बी के, तथा क्यू आर बराबर हो गया है बी सी के, और पी आर किसके बराबर हो गया है, ये बराबर हो गया है ए सी के। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं अर्थात सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया है, हेम्स प्रूव्ड। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमको ये सिद्ध करना है कि अभी तक हमको ये पता था कि जब समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात था वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस बार हमको क्या दिखाना है कि जो उनकी संगत माध्यिकाएं होंगी उन माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो चलिए इसको प्रूफ किया जाए। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर हम लोग त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और एक और त्रिभुज है डी ई एफ। और क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो इनको पहले क्या बोल दिया है, समरूप बोल दिया है। और साथ ही साथ एक और चीज़ बोला है कि क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है।
तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको लेने के बाद क्या सिद्ध करना है कि ये क्या हो जाएंगी, ये इनकी संगत माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होंगी। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका त्रिभुज की वह रेखा होती है जो जिस रेखा पर डाली जाती है उस रेखा को दो बराबर भाग में बांटती है। जैसे हमने यहाँ पर माध्यिका यहाँ पर एम लिया है, ये माध्यिका किस पर पड़ी है, बीसी पर, तो इसने बीसी क्या किया है, दो बराबर भाग में बांट दिया है, बी एम इक्वल टू एम सी। इसी प्रकार से जो हमारा त्रिभुज डी ई एफ है, यहाँ पर माध्यिका ए एन है और इसने क्या किया है, इस रेखा ई एफ को दो भाग में बांटा है और रेखा कौन कौन सी है, एक है ई एन और एक क्या हो गया है एन एफ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमको जो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का अनुपात अगर लेंगे किस त्रिभुज पे, तो एरिया त्रिभुज डी ई एफ से, अर्थात क्षेत्रफल किसके, त्रिभुज डी ई एफ, ये बराबर हो जाएगा इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के। माध्यिका क्या हो जाएगी, ए एम अपॉन ए एन सॉरी डी एन के होल स्क्वायर के बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए चलते हैं उत्पत्ति की तरफ। चूंकि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये समरूप दिया हुआ है। जब समरूप दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, पी सॉरी डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए बी अपॉन डी ई, और पता है बी सी लेंगे तो बी सी के अनुपात में क्या आ जाएगा, ई एफ, ये होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी सी बटे ई एफ, तो ये हो गया ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर। तो इसको एक क्वेश्चन 1 मान के चलते हैं। और एक और चीज़ कर सकते हैं कि जब त्रिभुज, ये जो दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। और एक कैसे कर सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, अर्थात जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये लेकर चलें कि देखिए यहाँ पर ये जो बी सी अपॉन ई एफ है, बी सी और ई एफ को देखिए, यहाँ पर बी सी यहाँ पर ये रेखा हो गई और ई एफ ये रेखा हो गई है। तो हमको पता है कि बी सी को यम जो है तो बराबर भाग बांट रहा है, अर्थात यहाँ पर हम लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा साइड में, यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं एम बी बराबर एम सी, या फिर ये भी कर सकते हैं जब दो बराबर भाग हैं तो जो बी एम होगा, एम बी जो होगा या बी एम, ये क्या हो जाएगा, टू एम बी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी सी के, अर्थात एम बी बी सी का 2 गुना, एम बी बी सी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बी सी जितना होगा एम बी उसका आधा है, अर्थात जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बी सी के बराबर होगा, यानी कि 2 एम बी, बी सी का क्या लिख सकते हैं 2 एम बी। और सेम वे में हम लोग ई एफ की जगह क्या लिख सकते हैं 2 ई एन लिख सकते हैं या एन ई लिख सकते हैं। तो ये चलिए इसी में हम लोग वैल्यू शिफ्ट करते हैं, चूँकि बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर है 2 बी एम, देखिए एम बी को मैं बी एम कर दिया, क्रम में लिख दिया हूँ बी एम, तथा ई एफ बराबर क्या है, ई एफ बराबर हो जाएगा 2 ई एन,
तो ये 2n हो गया। इन वैल्यूज़ को हम लोग अगर इस समीकरण में पुट करें और इन दो वैल्यूज़ को लेकर चलो तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू 2 BC क्या हो जाएगा 2BM B2BM अपॉन 2EN। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा इम्प्लाइज करके AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन EN, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए हमारे पास दो इस त्रिभुज के अंदर भी दो त्रिभुज मिल रहे हैं, और वो त्रिभुज कौन कौन से हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABM और दूसरा त्रिभुज क्या आएगा DEN। अगर इन दोनों त्रिभुजों में चलें, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू BM अपॉन EN। और ये हमने कहाँ पर लिखा है, ये हमने लिखा है समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या लिख दिया है, समीकरण 2 में लिख दिया है AB अपॉन DE इक्वल टू BN अपॉन EN। और देखिए ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर था, तो ये संगत कोण B का संगत कोण E हो जाएगा, अर्थात B E के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं तथा कोण B बराबर कोण E। तो ये इसका रीजन क्या देंगे, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। तो ये हो गया। अब जब हमने दो भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दिया है और एक कोण बराबर कर दिया है, तो इसलिए कह सकते हैं त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEN के। जब ये त्रिभुज समरूप हो गया है तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं AC अपॉन DE इक्वल टू क्या आ जाएगा AM अपॉन DM, AM अपॉन DN। और इसको हम लोग समीकरण मानते हैं 3। अब देखिए हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में जहाँ AC अपॉन DF लिखा होगा, देखिए ये जो वैल्यू है AC अपॉन DF है, यहाँ पर हम लोग AM अपॉन DN रख देंगे। तो ये AM अपॉन DN तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, AM अपॉन DN रखने पर ये जो हमको सिद्ध करना था ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, AC अपॉन DE इक्वल टू हमको क्या मिला है, AM अपॉन DN मिला है, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 था। अब क्या करेंगे, AC अपॉन DE का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, अर्थात एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात लें जो था एरिया ऑफ त्रिभुज DE, त्रिभुज DEF, ये बराबर हो जाएगा AB अपॉन DE का स्क्वायर था, बराबर क्या था BC अपॉन EF का स्क्वायर, बराबर यहीं पर था AC अपॉन DF, और हमको AC अपॉन DF की जगह क्या लिखना है, AM अपॉन DN। तो ये बराबर हो गया है AM अपॉन DN, और ये हो गया होल स्क्वायर। और अब जब हम लोग इसको और इसको लेकर चलेंगे तो जो हमको सिद्ध करना था वो हमको मिल जाएगा, या फिर लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा AM अपॉन DN के
होल स्क्वायर के। और एम और डीएन क्या थे? एम था त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, डीएन क्या थी? त्रिभुज डीईएफ की माध्यिका, और दोनों माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग बराबर हो गया है इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात के। तो यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने ये क्वेश्चन फिर कर लिया, ये कर लिया है। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा कई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, जैसे कि एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया और एक और त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। तो पहला त्रिभुज क्या है? पहला त्रिभुज है एबीसी, हमने एबीसी ले लिया। और दूसरा क्या है? ये हमारे पास है डीईएफ हो गया। और दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। तो क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्रमशः इसको बोल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको क्या बोल दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये जो फिगर होगा ये कुछ फिगर बड़ा हो, क्योंकि जब इसका क्षेत्रफल बड़ा है तो इस फिगर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाएगा और अब कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज डीईएफ, दोनों आपस में समरूप हैं। तो इसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया कितना है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर दिया है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तथा एक और चीज़ दिया हुआ है, तथा ई एफ बराबर दिया है। देखिए ई एफ बराबर दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो ये बराबर हो गया है 15.4 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है बीसी हमको ज्ञात करना है। चलिए हल की तरफ। तो जब इसको हल करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो जब ये समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी पंगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ ये किसके बराबर हो जाएगा? पंगत भुजाओं का अनुपात। तो ई एफ की पंगत भुजा क्या है? बी सी। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास वैल्यू है ए बी सी के क्षेत्रफल का, डी ई एफ के क्षेत्रफल का और ई एफ के क्षेत्रफल का। पर ई एफ की भुजा का मान दिया हुआ है, हमको बी सी निकालना है। तो अगर इन वैल्यूज को पुट किया जाए तो ये हमको मिल जाएगा ए बी सी का कितना है? 64। तो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी सी की वैल्यू तो निकालनी है, तो बी सी को ऐसे रहते हैं बी सी अपॉन ई एफ का होल ई एफ की वैल्यू कितनी है? चलिए हाँ अभी इन वैल्यूज को निकाल लिया जाएगा। तो ये हो गया, या फिर अब वैल्यू पुट कर देंगे ई एफ की, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 121 इक्वल टू, इस स्क्वायर रूट को यहाँ पर लाएंगे तो बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर मतलब 15.4 का होल स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा 64 और 54 में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा? 15.4 और ये होल स्क्वायर है। स्क्वायर रूट, अभी स्क्वायर हम लोग खोलेंगे नहीं क्योंकि हमको भी स्क्वायर इधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट निकालना होगा। और ये होल अपन कितना है? 121। तो आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, बी सी हमको निकालना है तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हमको मिलेगा 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 15.4 का स्क्वायर और ये होल अपन कितना जाएगा? 121 का लिख सकते हैं
11 का स्क्वायर। अब देखिए सब स्क्वायर में ऊपर मल्टीप्लाई भी है तो स्क्वायर क्या करेगा, इस रूट को हटा देगा तो BC बराबर हमको क्या मिलेगा 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। तो जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर 11 बन जाए 11 और 11 हो जाए 44, तो हमारा 1.4 हो गया। तो BC बराबर हो जाएगा 8 इंटू 1.4 या इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका ये हो जाएगा 11.112 तो 11.2, ये हो गया BC की वैल्यू। तो BC कितना हमको मिल गया है 11.2 प्राप्त हो गया है ये सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने गिवन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया है। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो अब हमारे पास जो है आज का जो अगला टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग उसको जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो हमको इस टॉपिक को पढ़ना है पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फर्स्टली आपको बता देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम लोग समकोण त्रिभुज में करते हैं। समकोण त्रिभुज का तात्पर्य ऐसे त्रिभुज होता है जहाँ पर उसके किसी एक कोण का मान क्या होना चाहिए 90 अंश होना चाहिए। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक त्रिभुज लिया हुआ है ABC जहाँ पर जिसका कोण B क्या है समकोण है अर्थात ये 90 अंश है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय में जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो समकोण, जैसे हमारे पास यहाँ पे त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि जो कर्ण होता है, कर्ण किसे कहते हैं, जो समकोण होता है समकोण के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। ठीक है। अब जिस भुजा पे कोण बना होता है इसको कहते हैं आधार, और जिसके ऊपर कोण ऊपर बनता है तो ये हमारा बन जाता है दूसरी भुजा, ये लंब। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और लंब हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अर्थात जब कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये जो होता है कर्ण का स्क्वायर समकोण त्रिभुज के शेष अन्य दो भुजाएं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यही हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आई होप आपको ये पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं, कक्षा 6-7-8 से करते चले आ रहे हैं और 9th में इसका प्रयोग किया गया था। तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। तो जैसे कि हमारे पास कोई त्रिभुज दिया हुआ है अगले क्वेश्चन के लिए, अगले क्वेश्चन में हमको एक त्रिभुज दे दिया है, ABC त्रिभुज ही है। त्रिभुज में क्या बोला गया है ABC ही है, लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो कोण है, जैसे हमने यहाँ पर जो फिगर लिया था वहाँ पर हमने समकोण B को दिखाया है, लेकिन यहाँ पर समकोण क्या है अर्थात समकोण कोण C है। तो ये हमारे पास त्रिभुज है और ये C क्या हो गया है समकोण, इसके स्थान को फिक्स कर दिया है। तो अब चाहे A यहाँ पर लीजिए चाहे A यहाँ पर लीजिए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये A होगा तो ये B हो जाएगा और C क्या है समकोण है। तो हमको जो दिया हुआ है दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है, कोण C समकोण है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन में इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात ये इसका कोण C समकोण है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज तो है, साथ ही साथ ऐसा समकोण त्रिभुज है जो क्या है समद्विबाहु है। तो कर्ण तो बराबर होगा नहीं सिर्फ दो भुजा में, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि AC बराबर क्या हो जाएगा AB। तो ये क्या दिया हुआ है, एक और चीज़ दिया, चूंकि त्रिभुज ABC एक
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अर्थात यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर बी सी। अब क्या करेंगे हम लोग, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, कर्ण क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हमको मिल जाएगा आधार क्या है बी सी का स्क्वायर प्लस लंब क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमको बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर ए बी है, तो हम लोग बी सी की क्या लिख सकते हैं, ए बी ने देखिए आप गलत कर दिए हैं, बी सी बराबर ए सी होगा। यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा ए सी, क्योंकि ए बी तो क्या है, कर्ण है, तो कर्ण तो सिर्फ दो भुजाओं के बराबर होगा नहीं, तो ये ए सी हो जाएगा। तो बी सी बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा। हम लोग ए सी बराबर बी सी कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ देखना है, तो प्रूफ में हमको 2ac स्क्वायर लाना है, तो हमको ए सी चाहिए, तो हम लोग बी सी को इसमें कन्वर्ट कर देंगे ए सी में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बी सी बराबर ए सी, कहाँ से, समीकरण 1 से, तो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी, ये क्या हो जाएगा ए सी, ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 बार हो गया है, तो अब ये हो सकता है ए बी का स्क्वायर बराबर 2 ए सी का स्क्वायर, और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस प्रकार से हमने इस दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है, हल कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, मतलब कोई त्रिभुज है और वो त्रिभुज कैसी है, समबाहु है। समबाहु मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, और उसकी भुजा को क्या बोल दिया गया है, 2a बोल दिया गया, मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 2a है। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात जो शीर्ष लंब खींचा जाएगा उसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो जैसा कि एक त्रिभुज ये हो गया, हमारे पास एक त्रिभुज है, ये ए बी सी त्रिभुज बनाते हैं जो कि समबाहु होगा। तो ये हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी, और ये समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, 2a है, मतलब उसकी लंबाई क्या है, 2a है। और एक बात जान लीजिए, जब त्रिभुज समबाहु होता है तो एक शीर्ष लंब की जो लंबाई होती है वही लंबाई शेष अन्य शीर्ष लंब की भी होती है। तो यहाँ पर हमने शीर्ष लंब खींच लिया है, इसको हमने नाम दे दिया d का। तो जैसे और शीर्ष लंब क्या करेगा, इन दोनों जिस पे डाला जाएगा उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटेगा, अर्थात ये पूरी दूरी 2a है, ये पूरी दूरी क्या है, 2a है। तो अब ये बी डी दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a, और डी सी दूरी क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी a। और जैसे सिर्फ लंब डालेंगे तो ये एक बनेगा हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सॉरी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट है, दिया है समबाहु त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है, ये 2a दिया हुआ है,
तथा AD एक सिर्फ लंब है। और ये सिर्फ लंब किस पे पड़ा हुआ है? ये सिर्फ लंब है, AD लंब है, AD लंब डाला गया किस पर? BC पर। और जैसे ही इसको BC पर लंब डाला गया, इसने क्या किया है? BC को दो बराबर भाग में बांट दिया है। इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा? DC। ये हो जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो लंब डाला जाता है वो जिस भुजा पे डाला जाएगा उसको दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ये AD लंब डाला गया BC पर, तो इस AD लंब ने BC को क्या किया? दो बराबर भाग बांट दिया है। और वो दो बराबर भाग कौन से हैं? BD और DC। तो हमको ये सिर्फ लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है क्या चीज़? AD। तो AD हमको यही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया कि इसके प्रत्येक सिर्फ लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या दिया हुआ है? इसके प्रत्येक सिर्फ लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैंने भी जस्ट बताया कि समबाहु त्रिभुज के एक सिर्फ लंब की जो लंबाई होगी उसके सिर्फ अन्य सिर्फ लंबों की लंबाई भी वही होगी। यदि हम लोग AD को निकाल लें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर B पे अगर एक लंब डालेंगे तो वो किस पर डाला जाएगा? वो पड़ेगा AC पर। ये हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पे सिर्फ लंब डालेंगे वो किस पर पड़ेगा? BA पर। तीन सिर्फ लंब टोटल खींचे जा सकते हैं किसी त्रिभुज में। तो ये हो गया, तीन सिर्फ लंब हमारे पास हो गए। तो हमको यहाँ पर अगर ये नाम दे दें DE और यहाँ पे इसको क्या बोल दें? F। तो हमको AD और क्या करना है? BE तथा CF का मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करना है। और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर भी हो जाएंगे। तो हम लोग अगर AD की वैल्यू निकाल लें या BE की वैल्यू निकाल लें या CF की वैल्यू निकाल लें तो CF की वैल्यू भी वही होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास कौन सा देखिए त्रिभुज ADB में जो कि यहाँ पर यहाँ सिर्फ लंब डाला गया, तो ये क्या बनाया है? एक समकोण बनाया है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया है। तो समकोण त्रिभुज AD समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा? कर्ण। देखिए लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण कंडीशन में क्या है? ये AB है, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के। तो अन्य भुजा क्या मिल जाएगी? एक BD मिलेगी और एक AD मिलेगी। तो ये BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू किसकी किसकी पता है? हमको AB की पता है। AB की वैल्यू कितनी है? 2A है। तो 2A का होल स्क्वायर बराबर BD की वैल्यू कितनी है? A। तो ये हो गया A स्क्वायर और ये प्लस AD का स्क्वायर। तो हमको AD का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इम्प्लाइज करके AD स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4A स्क्वायर और A स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -A स्क्वायर। 4A में से एक A स्क्वायर निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3A स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर। तो यहाँ से हमको AD स्क्वायर मिला है, तो AD बराबर कितना मिल जाएगा? इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3A का होल स्क्वायर किस में हो जाएगा? अंडर रूट में। या फिर हमको AD की वैल्यू मिल जाएगी, ये रूट से तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा लेकिन अंडर रूट 3 रहेगा, तो ये हो जाएगा A√3। ये हो गया AD बराबर हमको क्या मिल गया है? A√3। तो इसके प्रत्येक सिर्फ लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? A√3। इसलिए त्रिभुज ABC के प्रत्येक सिर्फ लंब की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? A√3। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तो
वापस से आपको मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में हमारे पास दिया था कि कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a दिया हुआ था तथा हमको क्या ज्ञात करना था, प्रत्येक फिर की लंबाई ज्ञात करना था। तो हमारे पास फिर फिगर था। इस चित्र में हमने क्या किया, जैसे फिर फिल्म ड्रॉ किया, फिर फिल्म ने क्या किया, समबाहु त्रिभुज होने की वजह से प्रत्येक फिर फिल्म ने जिस भुजा पे फिर फिल्म डाला गया है उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांट दिया। तो हमने एक फिर फिल्म को लिया AD को जब लिया गया तो इसने क्या किया, BC को 2 बराबर भाग बांट दिया, BD बराबर DC के रूप में। यदि हम लोग किसी एक फिर फिल्म की लंबाई याद कर लेंगे तो वो भी वही मान अन्य फिर फिल्मों का होगा। तो हमारे पास टोटल कितने फिर फिल्म थे, 3, AD, BE और CF। तो हम लोग AD की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो BE की भी बराबर हो जाएगी और CF की बराबर हो जाएगी। और जब फिर फिल्म डाला गया अर्थात लंब डाला गया है तो लंब कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। अर्थात एक तरफ ये हमारा क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बन गया है। तो हम लोग त्रिभुज ADB में क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, क्योंकि ये त्रिभुज क्या था, समकोण था। जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अन्य शेष 2 भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, A स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी थी, 2A थी। और इसको रख कर सॉल्व करने पर हमको प्रत्येक फिर फिल्म की लंबाई कितनी मिल गई है, A√3। तो इस प्रकार से ये हमारा सॉल्यूशन रहा इस क्वेश्चन का। तो अगले क्वेश्चन के अनुसार जो कुछ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक फिगर बना लिया हूँ। उसके अनुसार दिया क्या गया क्वेश्चन में कि कोई त्रिभुज ABC है और उस त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में कोई बिंदु O है। तो ये दिया हुआ था, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया और उसके अभ्यंतर में एक बिंदु O ले लिया। ये बिंदु O गया है और क्या दिया है कि OD लंब BC, तो हमने OD लंब BC कर दिया। देखिए BC पर ये OD लंब हो गया है, OE लंब AP, तो ये OE किस पे लंब हो गया है, AC पे लंब हो गया है। और OF लंब AB, तो ये OF किस पे लंब हो गया है, AB पे लंब दिया हुआ है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको इसमें 2 चीज़ें सिद्ध करनी है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर ये माइनस है OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और दूसरा प्रूफ करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो ये हमको सिद्ध करना है। तो थोड़ा सिद्ध करने की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए OA स्क्वायर की बात किया है, OB स्क्वायर की बात किया है, OC स्क्वायर की बात किया है। OA कब मिलेगा, जब कहीं ना कहीं हम लोग A और O को मिला देंगे तब तो OA प्राप्त होगा। सेम वे में OB कब मिलेगा, जब O और B को मिला दें तब OB प्राप्त होगा। और OC कब मिलेगा, जब हम लोग O और C को मिला देंगे। तो फर्स्टली चलिए हम लोग हम क्या करते हैं, इन रेखाओं को मिला देते हैं जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। जब यहाँ पर हम लोग O को S मिलाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा OA। इसी तरह O को B से मिलाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा OB। और ये क्या मिल जाएगा हमको, OC। तो ये हमने पहला काम किया। अब जैसे हमने ये रेखाओं को मिलाया हमको यहाँ पर हर केस में 2 त्रिभुज मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो AOF मिल रहा है, AOE मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो BOF मिलेगा और BOD मिलेगा। और जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ मिलेगा COD और COE मिलेगा। तो बात आएगी तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ भी, तो हर जगह समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग किस त्रिभुज को चुने, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा कोई और नहीं, जो प्रूव करना है वही प्रूव करना सिद्ध करेगा। तो OA चाहिए तो OA दोनों त्रिभुज में हो जाएगा। और क्या चाहिए हमको, और हमको चाहिए OA के बाद हमको क्या चाहिए, OE चाहिए। और यहाँ पर बराबर में क्या देखना है हमको, AF देखना है। तो AF कब मिलेगा, जब हम लोग इस त्रिभुज को लेंगे तभी हमको AF मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर AF की बात कर दिया है। अब यहाँ पर जो रेखा है AF तो इसी त्रिभुज में मिलेगा, इस त्रिभुज में हमको AF मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको पहले ये त्रिभुज लेकर चलना है। और बात आएगी दूसरे त्रिभुज में, तो यहाँ पर देखिए BD की बात किया हुआ है। BD कब मिलेगा, जब हम लोग इसको लेंगे, यानी कि हमको अभी ये वाला त्रिभुज नहीं, हम लोग ये त्रिभुज लेकर चलेंगे। और यहाँ पर क्या बात किया है, सी, तो सी कहाँ पर मिलेगा हमको, सी यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इस केस में इस त्रिभुज को न लेकर इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इसलिए समकोण त्रिभुज AOF में किससे, पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय हमने जस्ट पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या होगा, समकोण के सामने भुजा, तो यहाँ पर कर्ण क्या हो गया है, ओ ए स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अन्य भुजाओं के वर्ग के योगफल के, तो ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ओ एफ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब सेम वे में इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बी ओ डी में, तो बी ओ डी में जाएंगे तो यहाँ पर कर्ण क्या मिल जाएगा, कर्ण मिलेगा ओ बी। तो ओ बी स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, ओ बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तथा समकोण त्रिभुज, अब कौन सी त्रिभुज लेना है, सी ओ ई में, सी ओ ई में। जब सी ओ ई लेंगे में क्या हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कर्ण क्या मिलेगा, समकोण के सामने भुजा, ये क्या हो गया, ओ सी स्क्वायर बराबर हमको मिल जाएगा सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर दिया है। तो ओ ए स्क्वायर हमको यहाँ मिल गया है, ओ बी स्क्वायर यहाँ मिल गया है, ओ सी स्क्वायर यहाँ मिल गया है, तो प्लस किया हुआ है। इसका सीधा मतलब है हमको इन तीनों समीकरणों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तीनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आपस में जोड़ जाएगा और ये होल के बराबर किसको हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने आपस में जोड़ दिया है और राइट हैंड साइड को हमने आपस में जोड़ दिया है। तो देखिए हमको राइट हैंड साइड का ये हिस्सा मिल गया है। हमको और क्या चाहिए, हमको जो चाहिए वो देख लेते हैं। हमको ओ डी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ओ डी यहाँ पर मिल गया, और नेगेटिव चाहिए तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से हमको और क्या चाहिए, ओ ई चाहिए, तो ओ ई कहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर आएगा तो नेगेटिव जाएगा। और क्या चाहिए, ओ एफ चाहिए, तो ओ एफ यहाँ पर है, और इधर भेजेंगे तो नेगेटिव जाएगा क्योंकि सब पॉजिटिव में है। और राइट हैंड साइड क्या चाहिए होगा, राइट हैंड साइड हमको चाहिए होगा ए एफ स्क्वायर, बी डी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर। ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बस हमको इनको पक्षांतर कर देंगे तो जो हमको पहला चीज़ प्रूव करना है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ये जहाँ पर है उनको एज इट इज छोड़ दिया है, तो इन वैल्यूज को इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा हमको माइनस ओ डी स्क्वायर, हमने ओ डी को इधर भेजा, माइनस ओ ई स्क्वायर, जब प्लस ओ इधर आएगा तो माइनस ओ स्क्वायर आएगा, और ये प्लस ओ एफ स्क्वायर है तो इधर आएगा तो माइनस ओ एफ स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ए एफ स्क्वायर प्लस और क्या जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये हमारे पहला प्रूफ करना था, ये तो प्रूव हो गया। अब हमको दूसरा चीज़ भी प्रूव करना है। दूसरी चीज़ में हमको क्या प्रूव करना है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ये जो हिस्सा हमको लेफ्ट राइट हैंड साइड मिला है इसको लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है, तो अर्थात इसमें कोई चीज़ नहीं करना है, इसको उठा कर राइट लेफ्ट हैंड साइड कर देना है, और इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, ए स्क्वायर के प्लस सी डी स्क्वायर के और प्लस बी एफ स्क्वायर के। तो देखिए सी स्क्वायर, फिगर को देखते हैं, फिगर के अनुसार समझते हैं। फिगर में सी कहाँ पर है, तो सी ई हमको कहाँ मिलेगा, सी ई कहीं ना कहीं हमको ये मिलेगा, और ये जो सी हमको ये मिल गया है, एक सेकेंड यहाँ पर इसको देखना है ना,
सर हम लोग फी नहीं, हमको यहाँ पर ए स्क्वायर देखना है। तो ए स्क्वायर हमको कब मिलेगा, ए स्क्वायर ये है, और ए स्क्वायर मिलेगा कब, जब हम लोग इस कर्ण एओ में से क्या निकाल दें, ओ स्क्वायर निकाल दें, ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर कर दें। देखिए यहाँ पर ए या ओ स्क्वायर है और इसमें से क्या माइनस करना है, ओ स्क्वायर। जब इसमें से ओ स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये क्या देगा, ए स्क्वायर दे देगा। क्योंकि जैसे कि हमारे पास अगर इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे ए ओ ए को, तो यहाँ पर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर। और ओ स्क्वायर को इधर भेज दें तो ए स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर, ओ स्क्वायर क्या है, ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। तो सेम वे में बाकी त्रिभुज में काम करेंगे तो हमको ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर किसके बराबर मिल जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ओ स्क्वायर बराबर क्या था, यहाँ पर अब दूसरा जब त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए ओ ई वाला, तो यहाँ भी तो समकोण त्रिभुज बनेगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो ओ स्क्वायर, जो कि ओ क्या है, यहाँ पर कर्ण है, कर्ण के ये समकोण की सामने भुजा कर्ण होती है, तो ओ हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अन्य भुजाओं की वर्ग का योगफल। तो ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, हमको ए की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रूफ है ए स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर बराबर हमको क्या मिल जाएगा, ओ स्क्वायर अपनी जगह है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ओ स्क्वायर। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। तो ओ स्क्वायर यहाँ पर है माइनस ओ स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर क्या दे देंगे, एफ स्क्वायर। तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ओ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर। इसी तरह ये एक ब्रैकेट में जाएगा प्लस यहाँ पर ओ बी स्क्वायर रहने देते हैं, ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ दूसरे प्रूफ में हमको और क्या करना है, दूसरे प्रूफ में ए हो गया, सी डी स्क्वायर कब मिलेगा। देखिए सी डी कहाँ पर है, सी डी हमारा है ये, तो सी डी स्क्वायर कब मिलेगा, जब ओ सी स्क्वायर में से ओ डी स्क्वायर माइनस कर दें, तो ये ओ सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर चलिए ओ बी स्क्वायर लिख दिए, तो ओ बी स्क्वायर में से ओ बी स्क्वायर कब मिलेगा, ओ बी स्क्वायर देखते हैं, एक सेकेंड यहाँ पर जाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है बी एफ स्क्वायर कब मिलेगा, जब बी एफ स्क्वायर, बी एफ कहाँ गया, बी एफ ये हमको मिल गया। बी एफ कब मिलेगा, जब हम लोग ओ बी में से ओ एफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो ओ बी में से क्या निकाल दें, ओ एफ स्क्वायर को, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और बचा क्या है, बचा है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये हमने लिख लिया है। और ये होल ये पूरा किसके बराबर है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर के। तो ये हमारा हो गया है ए एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। देखिए यहाँ फिगर में ओ बी ये हो गया, ओ बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ओ एफ स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर के। तो प्लस बी एफ स्क्वायर, और सेम वे में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी डी स्क्वायर के। सी डी स्क्वायर ये बराबर किसके हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के। तो हमको इसको राइट हैंड साइड करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड करना है। तो ये हमको मिल जाएगा ए एफ स्क्वायर, राइट हैंड पे साइड से यहाँ पर किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा ए एफ स्क्वायर। इसको अरेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमको प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसी के बाद हमको करना कुछ नहीं था। यहाँ पर हम जैसे ही लंब खींचे हैं, तो लंब खींचने की वजह से हमको दो समकोण त्रिभुज मिल गए हैं, और समकोण त्रिभुज मिलने की वजह से हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है। पाइथागोरस प्रमेय प्रूव करने के बाद हमने क्या किया, पहले वाले को प्रूव करने के लिए तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया, और आपस में जोड़ने के बाद जो चीज़ें हमको करनी थी, जिसको प्लस करना था हमने प्लस कर लिया, इक्वेशन 1 2 3 को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद इन हिस्सों को माइनस कर दिया, तो पहला प्रूफ मिल गया है। और पहले त्रिभुज को लेकर चला, जब हमको दूसरा प्रूफ करना था, तो जो बचे हुए त्रिभुज थे उन त्रिभुजों का यूज करके हमने दूसरे समीकरण को भी प्रूफ कर लिया है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।